हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत क्लासिकल थियरी या शास्त्रीय सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत और तीसरा वीडियो में अपलोड किया था निर्णय निर्माण सिद्धांत। संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत मैंने 3 थियरी आपको बता दिया है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत नौकरशाही का सिद्धांत या संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत नौकरशाही सिद्धांत, ब्यूरोक्रेसी थियरी। संगठन में ब्यूरोक्रेसी थियरी क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आपने संगठन के अंतर्गत वैज्ञानिक सिद्धांत को पढ़ा, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को पढ़ा, हेनरी फेयोल ने किस तरह से वैज्ञानिक रूप से संगठन का अध्ययन किया, मिल फैक्ट्रियों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात उसने एक सिद्धांत प्रस्तुत किए कि यदि हम संगठन का इस तरह से कार्य करते हैं या फिर संगठन की योजनाएं इस तरह से बनाते हैं तो हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। इसी तरह से मैक्स वेबर ने संगठन के अंतर्गत नौकरशाही का सिद्धांत दिया है। नौकरशाही का सिद्धांत, जैसा कि जो संगठन बनाया जाता है, कोई भी संगठन हो, चाहे सरकारी संगठन हो चाहे वह निजी संगठन हो, सारे संगठन किसके द्वारा चलाए जाते हैं? ब्यूरोक्रेट के द्वारा चलाए जाते हैं। ये ब्यूरोक्रेट किसको हम कहते हैं? जो हमारे एम्प्लॉई होते हैं, जो हमारे कर्मचारी होते हैं, उन्हीं को हम ब्यूरोक्रेट कहते हैं। जैसे भारत की पूरी संरचना जो है यह क्या है? यह ब्यूरोक्रेसी की संरचना है। जो सरकारी कार्य करती हैं वह किसके माध्यम से कार्य करती हैं? नौकरशाही के माध्यम से कार्य करती हैं। तो हर संगठन के अंतर्गत नौकरशाही का प्रभुत्व होता है और हर संगठन के कार्यों को हम नौकरशाही के माध्यम से संपादित करते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध और नौकरशाही के सिद्धांत ने संगठन में सबसे अधिक परिवर्तन किया है और संगठन का जो मुख्य सिद्धांत है वह वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है और वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है और नौकरशाही का सिद्धांत है। नौकरशाही के सिद्धांत ने संगठन के कार्य दक्षता में वृद्धि किया, संगठन की कार्य दक्षता में वृद्धि किया। और जैसा कि मैक्स वेबर इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो मैक्स वेबर द्वारा यह कहा गया है कि यह दिखाने के लिए किसी विशेष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में सबसे अधिक विकसित रूप नौकरशाही का सिद्धांत है। आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में सबसे अधिक विकसित रूप किसका है? नौकरशाही के सिद्धांत है। और यह नौकरशाही का सिद्धांत जो है पर्शियन सोसाइटी से लिया गया है। पर्शियन यानी कि पर्शियन सोसाइटी सैन्य बलों से लिया गया है। पर्शियन में जो सैन्य बलों का प्रशासन किया जाता था, सैन्य बलों का संचालन किया जाता था, उसी से यह कॉन्सेप्ट आया है, ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया है। तो इस नौकरशाही शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1745 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री 1745 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विंसेंट डी गोर्ने के द्वारा किया गया। विंसेंट डी गोर्ने क्या था? यह फ्रांसीसी अर्थशास्त्री था। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री था विंसेंट डी गोर्ने। इसके द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था नौकरशाही शब्द का। हालांकि इससे पहले भी नौकरशाही के रूप को हम देख सकते हैं। नौकरशाही का विकास सबसे पहले चीन में होता है। 186 ईसा पूर्व 186 ईसा पूर्व में चीन में नौकरशाही का विकास हो चुका था और विश्व का पहला ऐसा देश चीन है जहां पर सबसे पहले नौकरशाही का विकास होता है। धीरे धीरे नौकरशाही का विस्तार होता जाता है और अन्य देशों में नौकरशाही पनपने लगती है, नौकरशाही का सिद्धांत कार्य रूप करने लगता है। इसके पश्चात 1895 में गिटानो मोस्का के द्वारा नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया गया और गिटानो मोस्का ने अपनी पुस्तक द रूलिंग क्लास नौकरशाही की विस्तृत व्याख्या की है। गिटानो मोस्का ने अपनी पुस्तक द रूलिंग क्लास में नौकरशाही की विस्तृत व्याख्या की है। इसके अलावा मार्क्स ने भी अपने पूंजीवाद का विश्लेषण करने में नौकरशाही का प्रयोग किया है और नौकरशाही की व्याख्या की है। तो हम देख सकते हैं कि मार्क्स
और गिटानो मोस्का, विंसेंट डी गोर्ने इत्यादि विभिन्न विद्वानों ने नौकरशाही का विश्लेषण किया है, नौकरशाही की व्याख्या की है। और मैक्स वेबर जो होता है यह व्यवस्थित व्याख्या किया है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है और व्यवस्थित सिस्टमेटिक तरीके से व्याख्या की है, इसीलिए हम नौकरशाही को मैक्स वेबर के नाम से जानते हैं। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का विश्लेषण करने में प्राधिकारों का वर्णन किया, जैसे कि दैवीय प्राधिकार या दैवीय सत्ता, चमत्कारिक सत्ता, करिश्माई सत्ता या विधि सम्मत सत्ता, विभिन्न सत्ता का उल्लेख किया कि किस तरह से लोगों पे शासन होता है, जनता पे शासन होता है, जनता पे शासन करने के क्या रूप होते हैं, कौन से प्रारूप होते हैं। जैसे कि पहला उसने आनुवंशिक सत्ता का बताया या आनुवंशिक प्राधिकार के बारे में वर्णन किया। राजा जो राजपद होता है वह आनुवंशिक पद होता है और इसी तरह से अन्य कई पद होते हैं जो आनुवंशिक पद होता है और यह आनुवंशिक सत्ता के रूप में कार्य करती है। दूसरा होता है करिश्माई सत्ता या चमत्कारिक सत्ता, जो व्यक्ति में अलौकिक शक्ति होती है, दैवी शक्ति होती है। वह अलौकिक शक्ति और दैवी शक्ति के कारण लोगों पर प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। जैसे हम देख सकते हैं जय गुरुदेव और विभिन्न धर्म गुरुओं को देख सकते हैं, विभिन्न लीडर को देख सकते हैं जिनको अपने अनुयायियों पर एक विशेष प्रभुत्व प्राप्त है, एक विशेष सत्ता प्राप्त है। तो इस तरह से मैक्स वेबर ने करिश्माई सत्ता का वर्णन किया है। फिर उसने विधि सम्मत सत्ता का वर्णन किया है। ये जो विधि सम्मत या विवेक सम्मत जो सत्ता होती है यह संविधानगत होती है, विधियों के अनुरूप दी होती है। तो मैक्स वेबर ने इस तरह से नौकरशाही का विश्लेषण करने में अनेक सत्ता का विश्लेषण किया है। नौकरशाही की परिभाषा सबसे पहले 1798 ईस्वी में फ्रेंच अकादमी के द्वारा किया गया है। फ्रेंच अकादमी ने नौकरशाही की व्याख्या शासकीय कर्मचारियों के अध्यक्षों एवं कर्मचारियों के शक्ति एवं प्रभाव के रूप में की है। नौकरशाही शब्द क्या है? शासकीय कार्यालयों के अध्यक्षों एवं कर्मचारियों की शक्ति एवं प्रभाव है, यही क्या है? नौकरशाही है। तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही की परिभाषा कभी नहीं दिया है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही की परिभाषा कभी नहीं दिया है। उसने केवल इसे नियुक्त अधिकारियों का प्रशासनिक निकाय कहा है। नियुक्त अधिकारियों का प्रशासनिक निकाय। मैक्स वेबर ने नौकरशाही को नियुक्त अधिकारियों का प्रशासनिक निकाय कहा है। नौकरशाही के अंतर्गत निर्वाचित अधिकारियों को छोड़कर सभी लोग शामिल हैं। देश का शासन करने के लिए शासन के कई अंगों का वर्णन किया गया है। हमारे संविधान में, राजनीतिक व्यवस्था में कई अंगों का वर्णन किया गया है, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। पूरे देश का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? इन्हीं तीन अंगों के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका प्रशासनिक कार्यों को संपादित करती है, व्यवस्थापिका विधिक कार्य को संपादित करती है। यानी कि व्यवस्थापिका जो होती है, जैसे कि संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, यह क्या करती है? यह विधि को बनाती है, विधि बनाती है। और तीसरा अंग जो होता है न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट, ये इसको न्यायिक कार्य सौंपे गए हैं। लेकिन जो प्रशासनिक अंग हैं वह दो ही हैं, एक संसद है, एक कार्यपालिका है। यानी पूरे देश का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। इस कार्यपालिका दोहरी भी हो सकती है, इकाई भी हो सकती है, नामात्र की हो सकती है, वास्तविक हो सकती है, जिसको हम मुख्य कार्यपालिका वाले चैप्टर में आपको बताएंगे। तो एक कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है। एक अस्थायी कार्यपालिका होती है, अस्थायी कार्यपालिका, और दूसरी अस्थायी कार्यपालिका। तो जो अस्थायी कार्यपालिका होती है इसका कार्यकाल क्या होता है? नियत होता है, 5 वर्ष होता है, यानी कि अनिश्चित होता है। इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है अस्थायी कार्यपालिका का, जिसको हम कहते हैं जिसे हम अस्थायी कार्यपालिका हम किसी कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं, प्रधानमंत्री को कहते हैं, या राज्यों के लिए मुख्यमंत्री को कहते हैं, या राज्यपाल को कहते हैं। यह अस्थायी कार्यपालिका है। इनका जो अवधि होता है वह थोड़े दिनों का होता है। यह हर 5 साल के पश्चात बदलते रहते हैं। और दूसरी कार्यपालिका जो होती है अस्थायी कार्यपालिका, यानी कि ये किसी की भी सरकार हो, ये हमेशा कार्य करते रहते हैं। अस्थायी कार्यपालिका, जैसे कि IAS कैडर के अधिकारी हो गए,
IFS कैडर के अधिकारी होते हैं, संघ लोक सेवा के अधिकारी हो गए, राज्य लोक सेवा के अधिकारी हो गए और विभिन्न कर्मचारी वर्ग होता है। तो सब सारे कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राज्य का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? इन्हीं कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है, इन्हीं अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। जो सरकार होती है वह नियम बनाकर इनको सौंप देती है और वह नियमों के अधीन शासन करते रहते हैं। जैसे कि एक जिले का मालिक कौन होता है? डीएम होता है। डीएम पूरे जिले की देख रेख करता है, प्रशासनिक कार्य संपादित करता है, शांति सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करता है, यानी कि जिले की पूरी जिम्मेदारी डीएम की होती है। तो डीएम क्या हो गया? वह अस्थायी कार्यपालिका हो गया। डीएम किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी होता है तो वह सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है और सरकार के निर्देशों के अनुरूप वह कार्य करता रहता है। तो सरकारें चेंज होती रहती हैं, सरकारें जो होती हैं वह चेंज हो जाती हैं, लेकिन जो अस्थायी कार्यपालिका होती है, जो ये अधिकारी और कर्मचारी वर्ग होते हैं, यह कभी चेंज नहीं होते हैं, कभी परिवर्तित नहीं होते हैं, यह बने रहते हैं। चाहे किसी की भी सरकार आए, एक निश्चित आयु तक यह बने रहते हैं। इनके यह 60 या 62 वर्ष तक बने रहते हैं। एक बार नियुक्त होने के पश्चात यह बने रहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? नौकरशाह कहते हैं। इन्हीं को हम नौकरशाह कहते हैं। ब्यूरोक्रेट जिसको हम कहते हैं, नौकरशाह, इन्हीं को हम नौकरशाह कहते हैं या ब्यूरोक्रेट कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से ही सरकार चलाई जाती है। और तो मैक्स वेबर ने किसी भी संगठन में ब्यूरोक्रेसी को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मैक्स वेबर कहता है कि किसी भी संगठन में ब्यूरोक्रेसी ही उसके जीवन और मरण का केंद्र होता है। संगठन की सफलता या असफलता ब्यूरोक्रेसी पर ही निर्भर करता है, नौकरशाही पर ही निर्भर करता है। तो हम इसको इस मैक्स वेबर की यह बात यथार्थ प्रतीत होती है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में जो सरकारें हैं या कोई भी सरकार हैं, उसका अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? नौकरशाहों के ऊपर निर्भर करता है। यदि नौकरशाह उसके अनुरूप मंशा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं तो उसका प्रशासन सफल हो सकता है, कुशल हो सकता है। लेकिन यदि नौकरशाही सरकार के विरुद्ध कार्य करते हैं तो इससे सरकार की काफ़ी बदनामी होती है, तो इस तरह से सरकार असफल हो जाती है। तो सरकार की सफलता या असफलता किसके ऊपर निर्भर करती है? नौकरशाहों के ऊपर निर्भर करती है। तो संगठन की भी असफलता या सफलता नौकरशाहों के ऊपर निर्भर करती है। तो वेबर ने नौकरशाही को 2 भागों में विभक्त किया है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही को 2 भागों में विभक्त किया है। पहला है परंपरागत नौकरशाही, परंपरागत नौकरशाही, और दूसरा है, पहला है परंपरागत नौकरशाही, दूसरा है विधि सम्मत या विधिक नौकरशाही। ये जो परंपरागत नौकरशाही होती है, यह प्राचीन रूपों में देखने को मिलती है, प्राचीन काल में देखने को मिलती है, मध्यकाल में देखने को मिलती है। जैसे कुछ पद होते थे वह आनुवंशिक होते थे, जैसे कि मंत्री का बेटा मंत्री हो सकता था, या फिर जो पटवारी होता था, पटवारी का बेटा पटवारी हो सकता था। यानी कि कुछ ऐसे पद होते थे, शासकीय पद होते थे, जो कि आनुवंशिक होते थे और पिता की मृत्यु के बाद वह पद बेटे को प्राप्त हो जाता था। लेकिन वर्तमान समय में हमें संगठन में इस प्रकार की संरचना देखने को नहीं मिलती है, इस प्रकार की संरचना देखने को नहीं मिलती है। दूसरा जो है वह विधि सम्मत या विधिक नौकरशाही है। यह जो विधि सम्मत नौकरशाही होती है या विधिक नौकरशाही होती है, यह विधिक तरीके से भर्ती की जाती है, नौकरशाहों की भर्ती की जाती है। जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग यानी IAS PCS को देख सकते हैं, विभिन्न कर्मचारी संवर्ग की भर्तियों को देख सकते हैं, लेखपाल हैं, ग्राम विकास अधिकारी वगैरह, क्लर्कियल पोस्ट हैं, विभिन्न पदों को देख सकते हैं। तो इनकी भर्ती की जाती है। इनकी जो भर्ती होती है एक विशेष योग्यता के आधार पर इनको नियुक्त किया जाता है। जो योग्यताधारी होते हैं उन्हीं को वह पद दिया जाता है। तो यह विधिक सम्मत नौकरशाही होती है। जैसे कि एक IAS की परीक्षा अगर पास करना है, IAS की परीक्षा पास करना है तो उसको ग्रेजुएट होना चाहिए। इसी तरह से क्लर्कियल पोस्ट के लिए भी 10+2 होना चाहिए
या अन्य योग्यता हो सकती है, या बीए एमए की योग्यता हो सकती है। शिक्षक के लिए निर्धारित योग्यता रखी गई है, चिकित्सक के लिए निर्धारित योग्यता रखी गई है, इसी तरह से विभिन्न पदों के लिए निर्धारित योग्यता रखी गई है। तो सारे कार्य कौन करता है? यही लोग करते हैं, नेता के नहीं करते हैं। नेता तो केवल निर्देश देते हैं, सरकार नहीं करती है, सरकार तो केवल निर्देश देती है। सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? ब्यूरोक्रेसी के द्वारा किए जाते हैं, नौकरशाहों के द्वारा किए जाते हैं। तो मैक्स वेबर जो कि जर्मनी का था, वह जर्मन समाज का अध्ययन करता है। मैक्स वेबर एक समाजशास्त्री है और उसने राजनीतिक बिंदुओं पर भी चर्चा की है। मैक्स वेबर जर्मनी का अध्ययन करता है, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करता है, राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन करता है, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। उसके पश्चात वह देखता है कि हर संगठन में नौकरशाहों का प्रभुत्व है, हर संगठन में नौकरशाहों का प्रभुत्व है, और सब संगठन के कार्य जो होते हैं वह नौकरशाहों के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि मैक्स वेबर ने जो विधि सम्मत नौकरशाही की बात कही है या युक्त मूलक नौकरशाही की बात कही है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आइए देखते हैं कि मैक्स वेबर ने जो विधि सम्मत या युक्त मूलक नौकरशाही मॉडल डेवलप किया है उसकी विशेषताएं क्या हैं। मैक्स वेबर ने कौन कौन सी अपने मॉडल की विशेषताएं बताई हैं, नौकरशाही मॉडल की विशेषताएं बताई हैं। तो मैक्स वेबर अपने नौकरशाही मॉडल को आदर्श रूप कहता है, यानी कि जब तक वह जन कल्याण के लिए कार्य करती रहती है या जनहित के लिए कार्य करती रहती है तो वह आदर्श रूप होता है, यानी कि आइडियल टाइप होता है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही की विशेषताओं को बताते हुए कहा है कि जो नौकरशाही होती है यह क्या होती है? नौकरशाही जो होती है, जो संगठन में नौकरशाही जो होती है वह अविच्छिन्न रूप से कार्य करती रहती है, अविच्छिन्न रूप से कार्य करती रहती है, अविच्छिन्न रूप से यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड रेगुलर, कॉन्टिन्यूअस एंड रेगुलर, लगातार और नियमित रूप से कार्य करती रहती है। यानी कि जो सरकारी कामकाज होता है वह लगातार होता है, वह कभी रुकता नहीं है, वह हमेशा होता रहता है और नियमित होता है, पर प्रतिदिन होता है। चाहे सरकार भले ही चेंज हो जाए, लेकिन सरकारी योजनाएं जो होती हैं वह संचालित होती रहती हैं। सरकार बदलने के पश्चात कुछ योजनाएं हो सकती है बंद हो जाती हैं, लेकिन कुछ योजनाएं चलती रहती हैं। तो ये जो सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, यह सरकार बदलने पर भी कार्य करते रहते हैं। दूसरा, मैक्स वेबर कहता है कि सरकारी एजेंसी अनुबंध के नियमों के अनुसार कार्य करती है। सरकारी जो एजेंसी होती है अनुबंध यानी कि अनुबंध के नियमों के अनुसार कार्य करती है, अनुबंध के नियमों के अनुसार कार्य करती है, अनुबंध के नियमों के अनुसार कार्य, नियमों के अनुसार, अनुबंध के नियमों के अनुसार कार्य करती रहती है। और इसका 3 सहसंबंध विशेषताओं के द्वारा विभेद किया जा सकता है। जैसे पहला है प्रत्येक अधिकारियों की शक्तियां और कार्य विभाजित रहते हैं, शक्तियां एवं कार्य विभाजित रहते हैं, दूसरा, प्राधिकार प्राप्त होते हैं। तीसरा, उत्तरदायित्व का निर्वहन, पहला है शक्तियां एवं कार्य विभाजित रहते हैं। जितने भी अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, सबकी शक्तियां विभाजित रहती हैं, सबके कर्तव्य निर्धारित रहते हैं और यह सब लिखित रूप में होते हैं। प्राधिकार प्राप्त होते हैं, जितने भी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उनको प्राधिकार प्राप्त होते हैं, यानी कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं। इस प्राधिकार के कारण वह अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं।
उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं, लेकिन उनके उत्तरदायित्व जो होते हैं, उनके प्राधिकार होते हैं, वह सीमित होते हैं। एक क्राइटेरिया बना दी जाती है अधिकारियों की, कर्मचारियों की, कि आपको यह कार्य करने हैं। एक क्राइटेरिया बना दी जाती है, उसी क्राइटेरिया के अनुसार वह कार्य करते हैं, उससे बाहर नहीं जाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अक्सर थानों के बीच का विवाद आता है, थानों के बीच का विवाद आता है, कोई मैटर होता है तो यह थाना कहती है कि ये हमारे एरिया के अंतर्गत नहीं है, यह दूसरा थाना कहती है कि हमारे एरिया के अंतर्गत नहीं है। यानी कहने का आशय यह है कि एक निश्चित क्षेत्र बना दिया जाता है अधिकारियों का, कर्मचारियों का, कि वह किस क्षेत्र में कार्य करेंगे और कितना कार्य करेंगे। तीसरी विशेषता है कि प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच पद सोपानिक व्यवस्था होती है। पद सोपानिक व्यवस्था होती है, यानी कि अधिकारी और कर्मचारियों की जो संरचना होती है वह समानांतर नहीं रहता है, पद सोपानिक सीढ़ी नुमा व्यवस्था होती है। यानी कि सबसे ऊपर अधिकारी होता है, फिर उसके अधीनस्थ अधिकारी, फिर उसके अधीनस्थ अधिकारी, फिर उसके अधीनस्थ अधिकारी, और जो आदेश होते हैं वह ऊपर से नीचे की ओर चलते रहते हैं, ऊपर से नीचे की ओर चलते रहते हैं। जैसे कि मंत्री जो होता है अपने विभाग को आदेश देता है, मंत्री जो होता है वह अपने विभाग को आदेश देता है, और विभाग का जो सचिव होता है, अध्यक्ष होता है, वह अपने अधिकारियों को आदेश देता है। अधिकारी जो है क्षेत्रीय अधिकारियों को आदेश देते हैं, क्षेत्रीय अधिकारी जो होते हैं वह अपने अधीन कार्य करने वाले विभिन्न अधिकारियों को आदेश देते हैं, अधिकारी कर्मचारियों को आदेश देते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि DIG, IG, फिर DIG पूरे देश का जो होता है वह DIG, फिर उसके नीचे IG, और उसके नीचे SP, फिर उसके नीचे थानाध्यक्ष। इस तरह से पदों की एक संरचना होती है, पद सोपानिक संरचना होती है, और आदेश जो होते हैं ऊपर से प्राप्त करते हैं, और आदेश का सभी लोग निर्वहन करते रहते हैं। यानी कि जो उच्च अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को आदेश देते हैं, और निम्न अधिकारी जो होते हैं उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन करते रहते हैं। चौथी विशेषता है सरकारी संसाधन का प्रयोग। सरकारी संसाधन का प्रयोग। सरकारी संसाधन का प्रयोग, जितने भी अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके पास खुद के साधन नहीं होते हैं, वो सरकारी साधन होता है। वो खुद के साधन से, व्यक्तिगत साधन से कार्य नहीं करते हैं, वो सरकारी संसाधन से कार्य करते हैं। जितने सरकारी साधन होते हैं वो सरकारी साधन से कार्य करते हैं। यानी कि ड्यूटी के लिए उनके पास आवश्यक और पर्याप्त संसाधन होते हैं, और उन संसाधनों का प्रयोग करने के लिए वह रिस्पांसिबल हैं, वह रिस्पांसिबल होते हैं, वह उत्तरदायी होते हैं कि उस संसाधनों का प्रयोग किया जाए, और वह उन संसाधनों का उपयोग अपने निजी कार्य के लिए नहीं कर सकते हैं, निजी कार्य के लिए नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो उनके व्यक्तिगत कार्य होते हैं, जो सरकारी कार्य होते हैं, उसको पृथक किया जा सकता है। व्यक्तिगत कार्यों के लिए वह अपने पदों का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से पांचवी विशेषता मैक्स वेबर बताता है कि जो सरकारी कार्यालय होते हैं, सरकारी कार्यालयों का उपयोग केवल जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जा सकता है, निजी संपत्ति के रूप में उसको नहीं किया जा सकता है। निजी संपत्ति के रूप में उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। निजी संपत्ति के रूप में उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। छठी विशेषता है कि जो नौकरशाही होता है, या जो विधिक नौकरशाही होती है, वह प्रलेख के आधार पर संचालित किया जाता है। यानी कि लिखित नियमों के आधार पर संचालित किया जाता है। प्रलेख या लिखित नियमों के आधार पर संचालित किया जाता है। सारे अधिकारी और कर्मचारी लिखित नियमों पर बंधे होते हैं, लिखित नियमों से बंधे होते हैं, वह लिखित नियमों के अनुसार कार्य करते रहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैक्स वेबर ने विधि सम्मत युक्त मूलक नौकरशाही की यह विशेषताएं बताई हैं। इसके अलावा मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही के मॉडल विकसित किया है, उसने अपने नौकरशाही मॉडल की विशेषताएं भी बताई हैं। आइए देखते हैं मैक्स वेबर ने अपने नौकरशाही मॉडल की विशेषताएं कौन कौन सी बताई हैं। पहली विशेषता है स्टाफ जो होते हैं वह क्या होते हैं, व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं। व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं, और स्टाफ जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं, वह अवैयक्तिक रूप से कार्यालयों से बंधे होते हैं। स्टाफ व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं।
स्टाफ जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं और वे दूसरा वह सरकारी पद पर नियुक्त किए जाते हैं, सरकारी पद पर नियुक्त किए जाते हैं। संविदा के रूप में भी नियुक्त किए जा सकते हैं। किस रूप में? संविदा के रूप में भी वे नियुक्त किए जा सकते हैं या अस्थायी रूप से भी नियुक्त किए जा सकते हैं। तीसरी विशेषता यह है कि उनको प्राधिकार प्राप्त होता है। प्राधिकार प्राप्त होता है। नौकरशाहों को क्या प्राप्त होता है? प्राधिकार प्राप्त होता है। वह प्राधिकार का उपयोग करते हैं। चौथी विशेषता है कि उनकी नियुक्ति जो होती है योग्यता के आधार पर होती है। नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है, योग्यता के आधार पर होती है, क्षमता के आधार पर होती है और कुशलता के आधार पर होती है। ये विभिन्न आधार होते हैं नियुक्ति के। पांचवी विशेषता है कि उसका जो प्रशासनिक कार्य होता है वह पूर्णकालिक व्यवसाय होता है, यानी कि वह एक निश्चित अवधि तक कार्य करते रहते हैं। पूर्णकालिक व्यवसाय होता है। नौकरशाही क्या है? पूर्णकालिक व्यवसाय है। वह जिन पदों पर नियुक्त हो जाते हैं उन पदों पर लंबे समय तक बने रहते हैं। उन पदों पर लंबे समय तक बने रहते हैं, यानी कि उनके रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? 60 से 62 वर्ष या 65 वर्ष हो सकती है। विभिन्न पदों के लिए विभिन्न आयु रखी गई है। जो अधिकारियों का अधिकारी पदानुक्रम रूप से बंधे होते हैं, यानी कि पद सोपानिक व्यवस्था होती है। ये सारी विशेषताएं वही है जो हमने अभी बताई है। पद सोपानिक व्यवस्था होती है, यानी कि पद क्रम के अनुसार वह बंधे होते हैं। उनमें पद सोपानिक व्यवस्था पाई जाती है और वह एक एकीकृत और अनुशासनिक प्रणाली के अधीन होते हैं। वह जो होते हैं नौकरशाह जो होते हैं एकीकृत और अनुशासनिक प्रणाली के अधीन होते हैं। वह सरकार के प्रति अधीन होते हैं और एक जो अनुशासनिक प्रणाली होती है उसके अधीन होते हैं। वह अनुशासन को भंग नहीं करते हैं। कर्मचारियों की भी एक अनुशासन सीमा होती है, वह अपने अनुशासन की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। यदि कर्मचारी या अधिकारी वर्ग उस डिसिप्लिन का उल्लंघन करता है तो उसको दंडित किया जा सकता है। तो मैक्स वेबर ने अपने नौकरशाही मॉडल की ये विशेषताएं बताई हैं। आइए देखते हैं नौकरशाही के तत्व। आइए अब चलते हैं नौकरशाही के तत्व की तरफ। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के कौन कौन से तत्व बताए हैं। पहला तत्व है अवैयक्तिक आदेश, इम्पर्सनल ऑर्डर। दूसरा है नियम, रूल्स। तीसरा है क्षमता का क्षेत्र, स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस। चौथा है पदानुक्रम, हायरार्की। पांचवा है व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक उद्देश्यों का पृथक्कीकरण, सेपरेशन ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक इंड्स। छठा है लिखित दस्तावेज, रिटेन डॉक्यूमेंट। सातवां है एक तंत्री प्रारूप, मोनोक्रेटिक टाइप। तो जो अवैयक्तिक आदेश होता है इसमें मैक्स वेबर ने यह बताया है कि अधिकारियों की अपनी ड्यूटी वैयक्तिक तरीके से निष्पादित करनी चाहिए। यानी कि मैक्स वेबर ने कहा है कि जो कर्मचारी होते हैं उनको अपने अधिकारियों की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, अपने अधिकारियों के आदेशों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यानी कि ये जो अवैयक्तिक आदेश होते हैं इन आदेशों के अनुरूप उनको कार्य करना चाहिए। नियम होते हैं, जो संगठन के नियम होते हैं उस संगठन के नियमों के अनुसार उनको कार्य करना चाहिए। अधिकारी जो होते हैं नियमों से बंधे होते हैं, वह नियमों के अधीन ही कार्य करते हैं, नियमों के विपरीत नहीं जाते हैं। यदि नियमों के विपरीत जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, या उनको बर्खास्त किया जा सकता है, या उनको सस्पेंड किया जा सकता है। तो जो संगठन के जो नियम होते हैं, संगठन के जो प्रबंधक वर्ग होता है वह एक नियम बना देता है। उस नियमों के अनुसार ही अधिकारी और कर्मचारी वर्ग कार्य करते रहते हैं। नियम के अनुसार, नियमों को वह भंग नहीं करते हैं। क्षमता का क्षेत्र, सभी अधिकारी और कर्मचारियों की जो कार्य क्षमता होती है वह अलग अलग होता है। यानी कि कार्यों का विभाजन किया जाता है, कार्यों का बंटवारा किया जाता है। कोई एक दूसरे के कार्यों में इंटरफियर नहीं करता है। सभी लोग अपनी मर्यादा का पालन करते हैं, अपने अनुशासन का पालन करते हैं। सबकी क्षमताएं नियत की गई होती हैं और जो कार्य क्षमता होता है वह अलग अलग होता है कि कोई श्रम के आधार पर कार्य करता है, कोई श्रम के आधार पर कार्य करता है, कोई बुद्धि के आधार पर कार्य करता है, कोई बुद्धि के आधार पर
काम करता है। यानी कि श्रम और बुद्धि जो होती है यही क्षमता का आधार होता है। जिस तरह से प्रोफेसर्स होते हैं वह बुद्धि के आधार पर कार्य करते हैं, वह लेक्चर देते हैं। श्रमिक वर्ग जो होता है वह अपने श्रम के द्वारा कार्यों को संपादित करता है। इसी तरह से अन्य कुशल वर्ग होता है, जो कौशल प्राप्त लोग होते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, यह अपने क्षमता के अनुसार कार्य करते रहते हैं। तो क्षमता का क्षेत्र सबका निश्चित होता है। पदानुक्रम, हायरार्की आप बता चुके हैं कि संगठन में हायरार्की कार्य करती है। यानी कि वेबर के अनुसार प्रत्येक कार्यालय और प्रत्येक अधिकारी पदानुक्रम का भाग होते हैं। इस प्रणाली के अधीन निचले कार्यालय उच्च कार्यालय के नियंत्रण में कार्य करते हैं। जो इसके अनुसार जो निचला कार्यालय होता है, निम्न कार्यालय होता है, वह उच्च कार्यालय के नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। वह कार्यालय के संगठन में पदानुक्रम के सिद्धांत को अधिक महत्व देता है। तो एक पद सोपानिक व्यवस्था होती है। उस पद सोपानिक व्यवस्था के अंतर्गत सारे अधिकारी और कर्मचारी कार्य करते रहते हैं। व्यक्तिगत और नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा है व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक उद्देश्यों का पृथकीकरण, सेपरेशन ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक इंस। इस व्यवस्था में संगठन में जो व्यक्तिगत हित होते हैं वह अलग होते हैं, जो सार्वजनिक हित होते हैं वह अलग होते हैं। यानी कि मैक्स वेबर ने प्रशासन के उपायों के अपने स्वामित्व से अधिकारियों के पृथक्करण की वकालत करता है। वह कहता है कि जो अधिकारी वर्ग होते हैं वह अपने व्यक्तिगत हित को प्रशासन में उनको शामिल नहीं करना चाहिए, और जो प्रशासक होते हैं वह अपने पदवी का प्रयोग व्यक्तिगत हितों में नहीं कर सकते हैं। कार्यालय की संपत्ति होता है उसको व्यक्तिगत उपभोग में नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से मैक्स वेबर व्यक्तिगत और सार्वजनिक उद्देश्यों में पृथकीकरण करता है। वह कहता है कि अपने पदों का कोई भी व्यक्ति होता है, कोई अधिकारी होता है, कर्मचारी होता है, वह अपने पदों का दुरुपयोग नहीं कर सकता है, अपने पदों का अपने हित में प्रयोग नहीं कर सकता है, अपनों को लाभ नहीं दे सकता है। जो भी कार्य करेगा वह निष्पक्षता के आधार पर करेगा और सार्वजनिक सेवाओं के आधार पर संपादित करेगा। लिखित दस्तावेज, ये जो लिखित दस्तावेज जो है यह मैक्स वेबरियन प्रणाली का केंद्र बिंदु है। यानी कि मैक्स वेबर के अंतर्गत लिखित दस्तावेज ही नौकरशाही की मूल आत्मा होती है। नौकरशाही की आत्मा क्या है? यह लिखित दस्तावेज होती है, क्योंकि इसी में सभी प्रशासकीय कार्य दिए जाते हैं, निर्णय, नियम और लिखित रूप में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसी में सारे प्रशासकीय कार्यों का विवरण दिया होता है, सत्ता का विभाजन दिया होता है, शक्ति का विभाजन दिया होता है और सभी निर्णय नियम दिए रहते हैं। तो ये जो लिखित दस्तावेज होता है यह नौकरशाही की आत्मा होती है। इसी के अनुसार नौकरशाही कार्य करती है और जितने भी अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, यह इन प्रलेखों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कोई भी इन प्रलेखों से अलग कार्य नहीं कर सकता है, इन प्रलेखों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। जो इन प्रलेखों का उल्लंघन करता है उसको विधिसम्मत दंडित किया जा सकता है। एक तंत्री प्ररूप, नौकरशाही जो होता है वह एक तंत्री प्ररूप होता है। यह एक विभाग के अंतर्गत कार्य करता रहता है, एक विभाग के अंतर्गत कार्य करता रहता है, या विभाग कह सकते हैं या संगठन कह सकते हैं इसको हम। वह एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन के अधीन कार्य करता रहता है। कोई भी संगठन हो गया, जैसे कि शिक्षा विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, ये विभाग का एक मुखिया होता है, एक हेड होता है, जिसको हम सचिव कहते हैं। विभाग का जो मुखिया होता है वह उसको हम क्या कहते हैं? सचिव कहते हैं। और इसी सचिव के अधीन विभाग का जो अध्यक्ष होता है सचिव होता है। इसी सचिव के अधीन सारे कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग संबद्ध होते हैं, इन सचिव के आदेशों का पालन करते रहते हैं। यानी कि और इसके अलावा जो संगठन के जो कार्य सौंपे जाते हैं, दूसरा संगठन उस कार्य को नहीं कर सकता है। सबके उद्देश्य एक समान नहीं हो सकते हैं। जैसे कि शिक्षा मंत्रालय का कार्य क्या है? शिक्षा संबंधी है। गृह मंत्रालय का कार्य क्या है? सुरक्षा संबंधी है। और विदेश मंत्रालय का कार्य क्या है? विदेश संबंधी है। इसी तरह से विभिन्न रेल मंत्रालय है। इसी तरह से विभिन्न मंत्रालय होते हैं, विभिन्न संगठन होते हैं, जिनका अपना एक निश्चित उद्देश्य होता है, एक ही उद्देश्य होता है, और उस एक ही उद्देश्य को लेकर संगठन की स्थापना की जाती है, संगठन का निर्माण किया जाता है, अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, और कर्मचारी अपने कार्यों को संपादित करते रहते हैं। तो इस तरह से यह जो नौकरशाही है यह एक तंत्री रूप को प्रकट करता है। आइए अब देखते हैं नौकरशाही की सीमाएं क्या हैं। मैक्स वेबर ने विभिन्न संगठनों का अध्ययन किया और बहुत बारीकी से अध्ययन किया।
तो उसने पाया कि ये जो नौकरशाही है यह डिक्टेटर भी हो सकती है, नौकरशाही डिक्टेटर भी हो सकती है, ये तानाशाह भी हो सकती है, यह अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर सकती है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकती है। इसलिए मैक्स वेबर ने नौकरशाही के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं। कुछ उसने सीमाओं को आरोपित किया है। जैसे पहली सीमा है सहशासन कॉलिगियलिटी। जैसे कि एक तंत्री नौकरशाही में नौकरशाही जो होता है वह एक ही तंत्र के अधीन कार्य करता है, एक ही तंत्र के अधीन कार्य करता है, एक ही अधिकारी के अधीन कार्य करता है, एक ही उच्च अधिकारी के अधीन कार्य करता है। लेकिन जब उसमें शासन का परंतु मैक्स वेबर कहता है कि नौकरशाही पर नियंत्रण रखने के लिए शासन को अपनाना चाहिए। यानी कि कॉलिगियलिटी का मतलब है साथ साथ सहयोग करना चाहिए। सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए और उसको किसी दूसरे के अधीन रखा जाना चाहिए। जैसे एक विभाग को किसी के अधीन रखा जाना चाहिए। जैसे विभाग किसके अधीन होता है? मंत्रियों के अधीन होता है। मंत्री किसके अधीन होते हैं? सरकार के अधीन होते हैं, संसद के अधीन होते हैं। तो इस तरह से मंत्रियों के अधीन विभाग रखा जाता है। तो विभाग में जब कोई घटनाएं घटित होती हैं या कमियां होती हैं तो वह मंत्री के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। और मंत्री किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि यह सरकार का दायित्व बन जाता है, मंत्री का दायित्व बन जाता है कि वह विभाग में कमियों को दूर करें। तो यह स्वशासन के द्वारा लोग में उत्तरदायित्व की भावना भरनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता भरनी चाहिए और वह एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सहयोगी के रूप में कार्य कर सकें। इसके अलावा मैक्स वेबर कहता है कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। एक ही व्यक्ति को सारे कार्य संपादित नहीं करना चाहिए, एक ही व्यक्ति को सारे कार्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं दे सकते हैं। जैसे कि सरकार के 3 अंग होते हैं, तीनों में पृथक्करण पाया जाता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। उसी तरह से अधिकारी वर्ग में भी उनके कार्यों के स्वरूप में, उनके कार्यों के नेचर में, यानी कि वर्क ऑफ नेचर में अंतर पाया जाता है। तो वर्क ऑफ नेचर के अनुसार कार्यों का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए। जैसे कि डीएम क्या करता है? वो प्रशासनिक कार्य करता है। जो जिले का एसपी होता है वह क्या करता है कि रक्षा संबंधी कार्य करता है। जो चिकित्सा अधिकारी होता है वह चिकित्सा संबंधी देखता है। विकास सीडीओ जो होता है वह विकास संबंधी कार्य देखता है। डीपीआरओ जो होता है वह पंचायती राज व्यवस्था को देखता है। यानी कि संगठनों में विभिन्न पदाधिकारी होते हैं। उन पदाधिकारियों की शक्तियों का जब पृथक्करण होता है यानी सेपरेशन ऑफ पावर होता है तो उनमें किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो पाती, उनमें सामंजस्य और सहयोग बना रहता है। अव्यवसायिक प्रशासन, एमेच्योर एडमिनिस्ट्रेशन। चूंकि यह संभावना होती है कि जो व्यवसायिक प्रशासन होता है वह शक्तिशाली होता है, व्यवसायिक प्रशासन जो होता है वह शक्तिशाली होता है। इसलिए वेबर ने कुछ कार्यों में अव्यवसायिक प्रशासन सम्मिलित करने का सुझाव दिया है। ऐसे व्यक्तियों में नियंत्रण करने और सामान्य विश्वास प्राप्त करने के लिए जनता में पर्याप्त सम्मान होता है। मैक्स वेबर कहता है कि जो प्रशासन होता है उसमें कुछ एमेच्योर लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। जो व्यवसायिक प्रशासन होता है वह कुशल होता है, दक्ष होता है, लेकिन साथ ही साथ उसमें जो ट्रेनी के रूप में या जिसको हम कहते हैं अप्रेंटिस के रूप में लोगों को शामिल किया जा सकता है। और अप्रेंटिस लोग जो होते हैं या जो ट्रेनी होते हैं वह प्रशासन की ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशासन के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त करते रहते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करें और जब प्रशिक्षण प्राप्त करें तो बाद में उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो वह कहता है कि जो कुछ कार्यों को अव्यवसायिक प्रशासन के द्वारा भी संपन्न कराने चाहिए। नौकरशाही पर सबसे मजबूत नियंत्रण स्थापित करने का जो तरीका है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। विभिन्न देशों में देख सकते हैं कि लोकतंत्र के द्वारा ही नौकरशाहों की, बड़े बड़े नौकरशाहों की नियुक्ति की जाती है। यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधि सरकार में जाकर प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का गठन होता है और ये नौकरशाही इन्हीं प्रतिनिधियों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि नौकरशाहों को समय समय पर निर्देश देते रहते हैं और निर्देश का पालन नौकरशाहों के द्वारा किया जाता है। तो यह जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनप्रतिनिधि के प्रति उत्तरदायी होते हैं और यह जन कल्याण के लिए ही कार्य करते रहते हैं। प्रतिनिधित्व नौकरशाहों में या संगठन के अंतर्गत मैक्स वेबर कहता है कि संगठन के अंतर्गत जनता के कुछ प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। जो विशिष्ट वर्ग होता है या विशिष्ट लोग होते हैं, गणमान्य लोग होते हैं, जो जनता के जो समाज का
दशा और दिशा निर्धारित करते हैं, ऐसे लोगों को संगठन में शामिल किया जाना चाहिए और इनके अनुभवों का लाभ लेना चाहिए और जो संगठन के पदाधिकारी हों वह इनके नियंत्रण में भी कार्य करते रहें। तो इस तरह से मैक्स वेबर इन विभिन्न सीमाओं के माध्यम से नौकरशाही पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। मैक्स वेबर इन सभी सीमाओं से नौकरशाही के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही का जो विश्लेषण किया है, उस विश्लेषण के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कोई भी संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हर संगठन में नौकरशाही आवश्यक तत्व है। नौकरशाहों के अभाव में किसी भी संगठन में कार्य नहीं किया जा सकता है, किसी संगठन के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है, किसी संगठन में पारदर्शिता नहीं लाई जा सकती है। संगठन के जितने कार्य हैं, संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? नौकरशाहों के ऊपर डिपेंड होते हैं, ब्यूरोक्रेट के ऊपर डिपेंड होते हैं। यही ब्यूरोक्रेट जो कि अपने विषय में विशेषज्ञ होते हैं या दक्ष होते हैं, व्यावसायिक होते हैं, तकनीकी रूप से कुशल होते हैं, तो संगठन के उद्देश्यों को पूर्ति करने में यह सहायक होते हैं। तो जिस तरह से हेनरी फेयोल ने वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया कि संगठन को वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए, इसी तरह से हर्बर्ट साइमन इत्यादि विचारकों ने संगठन में निर्णय निर्माण का सिद्धांत दिया कि संगठन में निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। यदि संगठन में निर्णय उचित है, संगठन अपने उद्देश्य में पूर्ण हो सकता है, यानी कि संगठन के कार्यों को अच्छी तरह से संपादित किया जा सकता है, संगठन के उद्देश्य सफल हो सकते हैं या संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में हम सफल हो सकते हैं। यानी कि एक नेतृत्व की भूमिका होती है, निर्णय निर्माण की भूमिका होती है। इसी तरह से मैक्स वेबर ने समाज में व्याप्त विभिन्न संगठनों का अध्ययन करके उसने नौकरशाही मॉडल विकसित किया और इस नौकरशाही मॉडल के द्वारा उसने विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं कि संगठन के जितने भी सिद्धांत होते हैं, संगठन के जितने भी कार्य होते हैं, वह सब नौकरशाही के द्वारा ही संपादित किए जा सकते हैं। तो मैक्स वेबर के इस धारणा को हम देख सकते हैं कि आज भी सरकार के सारे कार्य या विभाग के सारे कार्य या किसी भी संगठन के सारे कार्य इन्हीं नौकरशाही यानी कि अधिकारी और कर्मचारियों के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। और नौकरशाही में भर्ती का आधार योग्यता, कुशलता और अनुभव होना चाहिए, तभी वह संगठन के उद्देश्यों को पूर्ति कर सकते हैं। तो आज हम इस नौकरशाही के स्वरूप को प्रशासन के किसी भी रूप में दे सकते हैं। हर प्रशासन में, हर देश के प्रशासन में नौकरशाही की पूर्ण भूमिका होती है, हर संगठन में नौकरशाही की पूर्ण भूमिका होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।